Mobility in water. हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, राइट 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 राइट। आयनिक बॉन्ड में अपन को प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ाना था। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वहीं से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो अपन पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ऑफ आयनिक कंपाउंड, और उसमें भी अपन बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। उसमें भी अपन बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, विल से दैट भाई जैसे अपन ने लिखा कि मेरे पास NaCl है ना। तो NaCl में अपन को क्या करना होता है कि भाई पहले अपन को चेक करना होता है कि NaCl को पहले अपन Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव और Cl माइनस साइन वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्वस है। और एक्वस मीडियम में वाटर से इंटरेक्ट करेंगे तो विल गेट दैट Na एक्वस और फिर Cl एक्वस, ये ऐसे बनाएंगे। तो इन दोनों ही केसेस में जैसे यहां पर भी एनर्जी एक्सचेंज होगा, यहां पर भी एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो यहां पर जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो अपन क्या करेंगे, NaCl को ब्रेक करेंगे Na पॉजिटिव और Na नेगेटिव आयन में, मतलब इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो जनरली अपन क्या करेंगे, डेल्टा H से बात करेंगे। तो डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और इसको अपन बोल सकते हैं डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि अगर मैं किसी भी सॉलिड को, अपने पास सॉलिड होगा उसको पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो पहले वो आइंस में कन्वर्ट होगा, फिर पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा वो। तो अपन इसको बोलते हैं कि भाई गैशियस आइंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा, गैशियस आइंस में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन किसी को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जनरली अपन कहते हैं कि ये जो होता है ना, इसमें जो एनर्जी मतलब अपन को देनी होती है वो तब प्लस 180 किलो कैलोरीज एनर्जी देनी पड़ती है पर मोल। वैसे भी अपन एंथैल्पी का मतलब तो अपन को पता है, टोटल एनर्जी एक्सचेंज इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है ना। उसके साथ उसके बाद अपन लिखेंगे वाटर का इंटरेक्शन विथ दिस, तो ये तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, दैट इज डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अपन इसको आयन में कन्वर्ट किया तो आयनाइजेशन एनर्जी मिलती है मुझे। और जब अपन किसी आयंस का वाटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ये गैशियस आयंस थे जैसे यहां पर बने, तो जब ये गैशियस आयंस वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, देन वी कॉल दैट एनर्जी इज हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे अपन उसे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैं एक बार मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई कि भाई जैसे इसमें डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, तो मैंने इसको हाइड्रेशन लिख दिया। द हाइड्रेशन एनर्जी इज माइनस 179 किलो कैलोरी, ओ 178.6 होता है, मैंने 179 लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, ओवरऑल जो रिएक्शन होगा ना वो दो स्टेप में हुआ रिएक्शन, और फिर अपन उसे ऐड कर लेंगे। इसे अगर ऐड करेंगे दोनों को तो अपन लिखेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये राइट हैंड साइड पे है। तो NaCl सॉलिड को अगर एक्वस में ऐड करेंगे, पानी में ऐड करेंगे, तो विल गेट Na पॉजिटिव आइन एक्वस और Cl नेगेटिव आइन एक्वस बनेगा, ये बन जाएगा। अगर ये बनेगा तो टोटल एनर्जी एक्सचेंज जो आएगा ना अपने पास, वो डेल्टा H विल बी इक्वल टू प्लस 1 किलो कैलोरीज पर मोल, ये आया अपने पास।
ये भी पर मोल में होगा। डेल्टा एच के यूनिट सारे के सारे पर मोल में होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन क्या कहेंगे, पहले तो आप मुझे दो चीजें एक्सप्लेन करो, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, दूसरी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो मैं एक बार इधर ना इसको आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर लैटिस एनर्जी भी कहते हैं अदर वर्ड्स, वरना आयनाइजेशन एनर्जी तो अपन ने ऐसे पढ़ा हुआ है कि भाई एक एटम होता है, उस गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको बताया था आपने, तो आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर तो आप आयनाइजेशन एनर्जी कुछ और भी बोलने लगे हो। तो एक्चुअल में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम यही होता है। अब यहां पर किसी भी आयनिक कंपाउंड को गैशियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी को अपन आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। लेटिस एनर्जी का मतलब एक कैटाइन और एनाइन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। The solubility of any ionic compound. Solubility of any ionic compound depends on two type of energy. Depend on exchange of two type of energy. ठीक है, that will depend on the two type of energy. One is lattice energy. The energy required to convert, ठीक है ना, the energy required to convert one mole of any molecule to convert one mole of any molecule into its gaseous ions. Molecule into gaseous ions, मतलब कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा किसी भी वन मोल मॉलिक्यूल को उसके गैशियस आइंस में, गैशियस स्टेट बताना पड़ेगा ना अपन को, तो किसी भी मॉलिक्यूल को उसके गैशियस आइंस में कन्वर्ट करने के लिए तोड़ना है तो ऐसी बात है एंडोथर्मिक ही होगा, और डेल्टा एच एंडोथर्मिक के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए मैंने लिखा था एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, अपन ने रिक्वायर्ड नहीं लिखा है ना, इधर मैंने रिक्वायर्ड नहीं लिखा, तो अपन रिक्वायर्ड लिख देता है, required to convert 1 mole of any molecule into its gaseous ions। ठीक है, वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, उसको अपन लेटिस एनर्जी कहते हैं। दूसरा एनर्जी होता है, तो लेटिस एनर्जी ये लिखा हुआ है। दूसरा एनर्जी अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन, ठीक है। अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो the energy liberated is it is always an exothermic process। the energy liberated, अब देखो ये वाला पार्ट तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी है, और ये वाला पार्ट हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन द gaseous ions interact with water, interact with water, other words we can write that the partial attraction, मतलब interact with water का मतलब हो गया, अब उसको अपन इस तरीके से देखते हैं, जैसे मेरे पास सोडियम आयन है,
इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब जिनमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब है ऐसे एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्टेड होती है। अगर एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्टेड होती है, ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर होगा तो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो अपन कहेंगे उस बॉन्ड में पोलैरिटी आती है। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पार्शियली इसने अपना इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट किया, इसको पार्शियली इलेक्ट्रॉन मिल गया। जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है उस पर अपन नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। यहाँ कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ शिफ्टिंग है। तो अपन कहेंगे जितना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होगा उतना ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। हमें कैसे पता चलेगा? तो अपन कहेंगे ठीक है, दोनों में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस चेक कर लो। अब अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल में, जैसे वाटर है, वाटर में भी होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अपन कहेंगे अच्छा ये भी, इसलिए इसको अपन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट इसलिए क्योंकि वो लिक्विड होता है। इसको क्यों नहीं बोलते पोलर सॉल्वेंट? पोलर मॉलिक्यूल तो है, सॉल्वेंट इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि HCl एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट एज अ गैस। ठीक है, तो होगा क्या, इसका ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को इंटरेक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऐसे अपने पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आओगे तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होंगे। अपोजिट चार्ज को अगर पास लेके आओगे तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इससे इंटरेक्ट करेंगे। मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इससे इंटरेक्ट करेंगे। अगर मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इससे इंटरेक्ट करेंगे, इसको सराउंड करेंगे, मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो सभी वाटर मॉलिक्यूल अपना थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज इसको देंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। अब जैसे अपन ने कहा कि Na पॉजिटिव इंटरेक्ट हो रहा है, वैसे Cl नेगेटिव भी इंटरेक्ट होता है। लेकिन Cl नेगेटिव किससे इंटरेक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, Cl पे तो माइनस चार्ज है, तो वाटर के किसके साथ इंटरेक्शन होगा उसका, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट से। तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो या तो ये वाला हाइड्रोजन एटम या फिर ये वाला हाइड्रोजन एटम इससे इंटरेक्ट करेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, यहाँ पर ये भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव लिख लेते हैं अपन। तो यहां भी इंटरेक्शन होगा ऑफ मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल। अब अपन को थोड़े से मॉलिक्यूल बना के दिखा देना है, बट देयर विल बी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब पास आएंगे तो अपन को पता है एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, क्योंकि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव पास आएंगे देयर विल बी अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन के लिए एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो एनर्जी रिलीज होती है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसलिए आपने यहाँ पर, क्योंकि पहले आइंस में कन्वर्ट करना है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पर आपने एक्सोथर्मिक प्रोसेस लिखा क्योंकि माइनस साइन लगाया। अब हम क्या कहेंगे कि किसी भी प्रोसेस में, सो यू गॉट इट दैट व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी लिबरेटेड व्हेन द, अब यहां पर गैसेस आयन इंटरेक्ट विद वाटर, यहां पर कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनता, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनाने वाले अपन, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं द पार्शियल अट्रैक्शन ऑफ
of a water molecule by the cations and anions. by किससे? anions और cations से. Water molecule by the cations and anions is called hydration. तो हाइड्रेशन क्या बोल सकते हैं अपन कि भाई पार्शियल देयर इज अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय द कैटायंस और एनायंस इज कॉल्ड हाइड्रेशन. ठीक है भाई, मैं हाइड्रेशन को ऐसे भी बोल सकता हूँ, इज कॉल्ड हाइड्रेशन. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये हाइड्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अपन को हाइड्रेशन वर्ड का मीनिंग भी पता चल गया और लेटेस्ट एनर्जी का मतलब भी पता चल गया. और अपन को ये भी पता चल गया कि देखो भाई किसी भी मॉलिक्यूल के सॉल्युबिलिटी के लिए दो टाइप ऑफ एनर्जीज एक्सचेंज होंगे. एक तो आयनाइजेशन एनर्जी जब अपन उसे, और लैटिस एनर्जी जब अपन किसी आयंस मॉलिक्यूल को गैसियस आयंस में कन्वर्ट करेंगे. फिर गैसियस आयंस पानी के साथ इंटरेक्ट करके कैटायंस और एनायंस बनाएंगे. अब होता क्या है, ये जो डेल्टा एच है ना यहाँ पर, ये जो डेल्टा एच लिख रहे हैं जिसको अपन ने लिखा +1, इसको अपन कहते हैं डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन. क्या कहेंगे? डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन. मतलब इसके NaCl का अगर सोल्यूशन बनाना है तो व्हाट विल बी द एनर्जी एक्सचेंज. भाई यूज किया था मैंने 180 और लिबरेट हो गया, वापस मुझे मिल गया 179. तो ओवरऑल मुझे ना 1 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज करना पड़ा. अपन क्या करेंगे फॉर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इफ डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, then molecule is, or we can write that compound is, then compound is water soluble, then compound is water soluble. मतलब अगर मुझे आप ये बता दो कि डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है तो कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर सॉल्युबल है. लेकिन अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, इफ डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर देन 0 जैसे कि इसमें है, then compound is water insoluble at room temperature. डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. मतलब अगर मुझे मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी. भाई NaCl तो नमक होता है ना, टेबल सॉल्ट बोलते हैं ना अपन NaCl को. अगर NaCl नमक होता है तो ऑब्वियस सी बात है अपन क्या कहेंगे, भाई NaCl इज अ टेबल सॉल्ट, पानी में डालते हैं तब तो उसे डिसॉल्व हो जाता है नमक तो. बट पानी में डालने के बाद आपको काफी देर के लिए वेट करना पड़ेगा नमक को डिसॉल्व होने के लिए. आप चेक करके देख लेना. आपको क्या करना होता है, आप उसे ना स्टर करते हो, स्पून लेके ऐसे ऐसे स्टर कर देते हो तभी डिसॉल्व होता है. जब आप स्टर करते हो ना उसको, तो ऑब्वियस सी बात है अगर अपन पानी को स्टर करेंगे तो क्या होगा, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं. भाई रोटेशन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़, पानी गर्म होता है रोटेशन से,
तो हम उसे पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। अब ये एनर्जी इतना कम है कि अगर हम रोटेशन उसको स्टर करेंगे तब भी उतना एनर्जी बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का डेल्टा एच पॉजिटिव आया तो उसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल ऑलवेज बी हाई एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो अपन कहेंगे द कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर ओनली ऑन हीटिंग। thus compound is soluble in water on heating तो वाटर सॉल्युबल तो होगा लेकिन हीटिंग से होगा, आपको हीट करना पड़ेगा। तो अपन कभी भी ना ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते कि वो वाटर सॉल्युबल। अब नमक तो अपन यही सोचते थे भाई पानी में NaCl तो काफी आयनिक कंपाउंड है, उसको तो वाटर में डिसॉल्व हो जाना चाहिए तुरंत। अपन से कोई पूछेगा बताओ NaCl वाटर सॉल्युबल होगा, अपन कहेंगे होगा, बिल्कुल होगा, इट इज आयनिक कंपाउंड। लेकिन अब अपन कहेंगे भाई आयनिक कंपाउंड है तो वाटर सॉल्युबल तो है, लेकिन कितने टेम्परेचर पे पूछ रहे हैं। अगर रूम टेम्परेचर पे बोल रहे हो तो अपन कहेंगे नहीं है भाई, अगर थोड़ा हीट करेंगे तो हो जाएगा। कितना हीट करें, 1 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, तब तो इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो ये बात अपन को चेक करनी होती है कि किसी भी कंपाउंड में, तब तो अपन कहेंगे अच्छा भाई। अब ये तो डेफिनेशन थे, मैं डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। अभी अपन कुछ और डेफिनेशन भी देखेंगे, इसको हटा लेता हूं मैं। अपन क्या कहेंगे कि भाई देखो, आप XYZ कोई भी कंपाउंड दे दो मुझे, मैं कंपाउंड देख के बताना थोड़ा मुश्किल है, अनलेस कि मुझे पता हो। भाई हम तो आज तक यही सोचते थे कि NaCl पानी में डिजॉल्व होता है, ये तो हमें पता चल रहा है अभी। आप न्यूमेरिकल वैल्यूज भी बता रहे हो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होता तो शक भी होता कि पता नहीं यार क्या है कुछ मतलब। और वैसे भी NaCl इतना कॉमन कंपाउंड है कि अपन को भी पता है कि जब खाने में नमक, खाने में डालते हैं ना अपन नमक को, तो वेजिटेबल ना जब सब्जी बनाते हैं ना घर में, तो नमक को हम तब डालते हैं जब सब्जी हमारा बॉईल हो रहा होता है, वेजिटेबल्स। अपन तब नहीं डालते कि चलो उसको ठंडा होने देते हैं, रख देते हैं, बाद में डाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है भाई। ये तो किचन में तो टेंशन होता है ना, भाई नमक डाला या नहीं डाला। वो टेंशन इसलिए होता है क्योंकि NaCl का सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंडोथर्मिक होता है, जब वो बॉयल हो रहा है तब डालना कंपल्सरी, नहीं तो बाद में डालेंगे तो क्या होगा, फिर वो सॉल्युबल नहीं होगा, तो नमक का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, होमोजेनियस सॉल्युबिलिटी नहीं है ना। ठीक है ना। तो वो चीज मतलब अपन को तो अभी पता चलेगी, अच्छा आयनिक कंपाउंड को देख के अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो अपन कहेंगे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज को डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं करना। अपन क्या करेंगे, हम डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन की बात करें। डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन होता है डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आइंस प्लस डेल्टा एच ऑफ जो आपने लिखा हुआ हाइड्रेशन। मुझे इन दोनों को कैलकुलेट करना होगा और इन दोनों के बेसिस पे अपना आंसर बताऊंगा। मुझे पता है ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है क्योंकि इसमें एनर्जी यूज होगी, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। अगर एनर्जी यूज ज्यादा है लिबरेटेड एनर्जी से, तो फिर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज पॉजिटिव, कंपाउंड इज वाटर एंड सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। कंपाउंड को अगर वाटर सॉल्युबल करना है तो अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी यूज कम है और लिबरेटेड ज्यादा, ये कम है और ये ज्यादा है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव आया तो अपन कहेंगे कंपाउंड इज सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, मतलब आप मुझे ये दोनों वैल्यूज दे दो, मैं कैलकुलेट कर लूंगा मुझे क्या। ठीक है, अब इसमें फिर ऐसे भी कर सकते, सपोज मैं इसको हटा देता हूं। तो अब कोई भी कंपाउंड, जैसे अगर अपन कहेंगे द आयनिक कंपाउंड लाइक, ऐसे अपन लिखते हैं द आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड लाइक AgCl, BaSO4, PbCl2, right, copper sulfide, FeOH thrice, right, etc. अपन कहेंगे देखो, आपने सल्फेट भी लिखे, क्लोराइड भी लिखा, सब लिखा, इन सभी मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड तो है, एक्सेट्रा आर वाटर इनसॉल्युबल, आर वाटर इनसॉल्युबल। अब अपन कहेंगे देखो भाई, ये तो आयनिक कंपाउंड है, इनको तो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल। अगर अपन से ये पूछा जाए कि देखो ये आयनिक कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल है, रीजन बताओ, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, ये ज्यादा है इस, अभी तो लिखवाया आपने, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आया, भाई ये जो वैल्यू होगी वो तो हमेशा माइनस नेगेटिव होगी, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ये वाला वैल्यू बड़ा है इससे, मैग्नीट्यूड में, अब साइन तो लगाने ही पड़ेंगे, अपने आप लगा देंगे, तो फिर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। तो ये कंपाउंड्स में अपन कहेंगे द लेटिस एनर्जी, द आयनाइजेशन एनर्जी है, द लेटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड इज मोर देन द हाइड्रेशन एनर्जी। इनको आइंस में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, इनको आइंस में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, आइंस में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो अपन ऐसे लिख देते हैं बिकॉज दे आर लेटिस एनर्जी, और लेटिस एनर्जी क्या है, तो अपन कहेंगे भाई आयनाइजेशन एनर्जी लिख दो, इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन, ये अपन बता, कोई प्रॉब्लम, मतलब मैं ये बता सकता हूं आपको, मैं ये देख के नहीं कह सकता सभी कंपाउंड्स में कि कौन वाटर सॉल्युबल है कौन वाटर सॉल्युबल नहीं है, बाद में बोल सकते हो आप, मैं आगे कुछ और चैप्टर में बताऊंगा आपको कि कैसे अपन प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अभी के लिए अपन यही कहेंगे कि हमें तो इनसे मतलब है, आप ये वैल्यूज दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल डिपेंड, ठीक है ना, तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि भाई व्हाट विल बी द राइट एनर्जी, कैसे अपन सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। अब थोड़ा सा अपन लेटेस्ट एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं, और आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ते हैं कि भाई किसी भी आयनिक कंपाउंड, क्योंकि दो एनर्जी तो अपन ने देख ही लिया, तो देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड में और कौन कौन से एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने एक यहां पर अपन ऐसे कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी के बाद
energies involved in formation of ionic। अगर मैं कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाऊंगा तो देखते हैं उसमें कितने टाइप के एनर्जीज इन्वॉल्व। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मुझे कोई आयनिक कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए एनर्जी इन्वॉल्व कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट होता है अपन बॉन एवर साइकिल को यूज कर लें। एवर साइकिल को यूज कर लें। ठीक है ना। सो बॉन एवर साइकिल को यूज कर लेते हैं अपन। तो अपन कहेंगे देखो उसमें होता है कि मान लेते हैं NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं, फिर अपन दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। पहले NaCl के लिए कर लेते हैं। अगर मुझे NaCl का फॉर्मेशन करना है तो मेरे पास क्या होगा, Na इन सॉलिड स्टेट, Cl2 इन गैसियस स्टेट। Cl2 तो गैस होता है, और मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा NaCl इन सॉलिड स्टेट। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ना किसी का भी एक्सचेंज, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। हीट की बात करेंगे तो अपन एंथैल्पी के फॉर्म में बात करेंगे। हीट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऐसे अपन तो अपन डेल्टा एच के फॉर्म में ही बात करते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है कि द एनर्जी लिबरेटेड when 1 mole of any compound is formed from its elements in their elemental state। वो भी बताऊंगा मैं, क्योंकि कोई भी नया वर्ड बोलेंगे ना अपन, उस नए वर्ड को हमको अभी बिल्कुल क्लियरिटी से मीनिंग चाहिए, क्योंकि जितना क्लियरिटी अपन को अभी रहेगा ना उतना इजी हमें पढ़ना होगा। क्लियरिटी रहेगी भाई क्या है। तो अपन क्या कहेंगे, देखो भाई अगर मैं इसको यहां पर प्रोसेस करता हूं तो इसमें एनर्जी लिबरेट होता है सपोज x किलो कैलोरीज, या x एनर्जी लिबरेट होता है। सो x अपन किलो जूल्स में ले लेते हैं कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किलो जूल पर मोल। तो अपन कहेंगे ये तो हीट ऑफ रिएक्शन होता है ना, क्योंकि अगर आपने राइट हैंड साइड पे एनर्जी यूज किया है तो एंथैल्पी क्या होगा, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ना। तो अपन कहेंगे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज, इसको फॉर्मेशन लिखूंगा मैं, F का मतलब है फॉर्मेशन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस x किलो जूल पर मोल। ठीक भाई, इन दोनों के रिएक्शन से इतनी एनर्जी लिबरेट होती है क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जो एक्स एनर्जी अपन ने यूज किया है ना, एक्स एनर्जी जो लिबरेट किया ना, उसमें बहुत सारे एनर्जी से इन्वॉल्व है। कैसे, अपन कहेंगे ऐसा नहीं होता कि Na को Cl में डाल दो फट से हो गया रिएक्शन, बहुत सारे एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, Na को Na गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। फिर अपन Na गैसियस स्टेट को Na गैसियस आयन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। Cl को आप Cl गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आप Cl को Cl गैसियस आयन्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद जाके आप कहोगे कि ये दोनों कंबाइन करूंगा तो ये बनेगा, इन दोनों आयन्स को कंबाइन करूंगा तो ये बनेगा। दैट इज द प्रोसेस। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के बनने से पहले उसके गैसियस आयन्स बनते हैं, और गैसियस आयन किससे बनेंगे,
पहले उसके गैसेस एटम बनते हैं। गैसेस एटम कैसे बनेंगे? उनके एलिमेंट से बनेंगे। अच्छा, तो मतलब ये सारे एनर्जी इन्वॉल्व थे यहां पर NaCl के फॉर्मेशन में, और उन सब का सम आपने यहां लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो अपन कहेंगे अच्छा, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मॉलिक्यूल को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करो तो इसे तो अपन सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब आपने यहां पर सब्लिमेशन किया। अगर आप किसी भी गैशियस आयंस को गैशियस एटम को गैशियस आयन में कन्वर्ट करोगे तो इसको तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं अपन। भाई गैशियस एटम को गैशियस आयंस में कन्वर्ट करो तो दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं किसी Cl2 को Cl में कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपने क्या किया होगा? Cl का बॉन्ड ब्रेक किया होगा, तभी एक Cl एटम बना। तो यहां पर आपने बॉन्ड एनर्जी यूज की। और जब किसी गैसेस एटम को गैसेस आयंस में कन्वर्ट करोगे तो यहां इलेक्ट्रॉन दिया था आपने, इसलिए आपने आयनाइजेशन लिखा। यहां इलेक्ट्रॉन लिया है आपने, तो आप यहां पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखोगे। और जब दो गैसेस आयंस कंबाइन होंगे तो उसको अपन कहते हैं लैटिस एनर्जी। Lattice energy is the energy liberated when the two gaseous ions, opposite ions, converted into the molecule. तो जहां तो आप एनर्जी लिबरेटेड बोल रहे हो, यहां तो आप एनर्जी रिक्वायर्ड बोल रहे थे। हाँ, तो भाई एक बात बताओ, अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करने से NaCl बनाने से 10 किलो जूल्स एनर्जी लिबरेट हुई, तो जब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी यूज होगी? 10 किलो। इन दोनों को पास लाने से न्यूट्रलाइज करने से कितनी एनर्जी लिबरेट हुई थी? 10 किलो जूल्स। तो जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 10 किलो जूल्स। ठीक है, तो फिर डेफिनेशन क्या लिखे हैं लैटिस एनर्जी की? तो फिर कहेंगे भाई डेफिनेशन तो करेक्ट यही होता है कि दोनों गैसेस आयंस को कन्वर्ट करो, इनको कंबाइन करो और NaCl बनाओ, कंपाउंड बनाओ। लेकिन अपन को डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना, तो अपन कहेंगे भाई डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन तभी बनेगा जब अपन क्या करें, किसी मॉलिक्यूल को गैसियस आयंस में कन्वर्ट कर लो, बाद में उनका पानी के साथ इंटरेक्शन करवा दो। इन दोनों का सम अगर नेगेटिव आता है तो वो कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है, नहीं तो मना कर देंगे। दैट इज, तो अपन कहेंगे ठीक है, यहां पर मैं डेल्टा एच लिख लेता हूं, इसको डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बोल दूंगा, इसको डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन बोल दूंगा, इसको डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी बोल दूंगा, इसको डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दूंगा, ये डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी। इसका मतलब है जो NaCl का फॉर्मेशन एनर्जी है ना X, वो इन सब एनर्जीज का सम था। अब मैं इन सब एनर्जीज को लिखना चाहता हूं, ठीक है ना? अपन इन सब एनर्जीज को लिखना चाहते हैं, और फिर अपन एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें मतलब NaCl के अलावा कोई और एग्जांपल दो आप, जिसमें थोड़ा और अच्छा मुझे समझ में आए। तो इसमें जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है ना, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन,
that will be equal to the sum of all the energies exchanged in this process. तो अपन लिखेंगे डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी Cl का बॉन्ड एनर्जी फिर डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसके बाद अपन लिखेंगे डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी एनर्जी इन सबको सम करेंगे ना तो नेगेटिव आएगा। अब अपन क्या करेंगे एक बार इन सब के डेफिनेशन बताऊंगा मैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये भी बताने की जरूरत नहीं, लैटिस एनर्जी भी बताने की जरूरत नहीं, अभी आपने बता दिया लैटिस एनर्जी। अभी बॉन्ड एनर्जी और फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेक करेंगे। पहले अगर किसी को सब्लिमाइज करना है, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड को अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, किसी भी अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी को आयनाइज करना है तो अब अगेन इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। पता मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ताकि अगर अपन को वैल्यूज दी जाए तो मैं अपने आप साइन लिख सकता हूं किसका क्या साइन करना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। बॉन्ड एनर्जी तो अपन कहेंगे भाई बॉन्ड एनर्जी भी एंडोथर्मिक होगा। अभी बॉन्ड एनर्जी एंडोथर्मिक क्यों होगा, तो अपन कहेंगे भाई बॉन्ड ब्रेक करोगे किसी का तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। तो बॉन्ड बनता है तो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी लिबरेट होती है। तो बॉन्ड किसी का ब्रेक करोगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे तो फिर तो डिपेंड करेगा कि किस एटम की बात कर रहे हो। Cl एटम है तो एक्सोथर्मिक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें तो मतलब मैं कुछ नहीं बोलूं। वो क्यों याद क्यों रखना पड़ेगा तो अपन कहेंगे आपने बताया ना नोबेल गैसेस, अल्कलाइन अर्थ मैटर, अर्थ मैटर और नाइट्रोजन, इनके लिए ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है। तो इनके लिए हमें एंडोथर्मिक लिखना पड़ेगा, तो हाँ तो ये तो कोई है ही नहीं इसमें से। और अगर मान लो इसकी जगह ऑक्सीजन होता या नाइट्रोजन होता तो भी एंडोथर्मिक लिखता, क्योंकि ऑक्सीजन होता तो आप O2 माइनस O माइनस 2 और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन हमेशा सब में एंडोथर्मिक। तो कोई एग्जांपल दे देना आप जिसमें एंडोथर्मिक लेट एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा कि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट, मतलब लेटिस एनर्जी इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, तो उसकी वजह से सारा का सारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक। अगर कुछ रिएक्शन छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है। जैसे ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन,
हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन। ये कुछ रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक होता है, वो मैं बार बार आपको आगे भी बताता रहूँ। उसके अलावा जितने भी फॉर्मेशन रिएक्शन है सारे के सारे एक्सोथर्मिक। अब इन सब एनर्जीज को अपन ऐड करेंगे ना, तो ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव आएगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। विदाउट हीटिंग ये अपने आप फॉर्म हो सकता है। तभी तो अपन को सी वाटर में क्या करना होता है, सी वाटर बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्टी होता है, नो दैट। मतलब इट इज 2.8% बाय मास। मतलब सी वाटर में जो NaCl होता है वो 2.8% बाय मास होता है। सी वाटर का डेंसिटी भी ज्यादा होता है, इट इज ऑलमोस्ट 1.1 ग्राम पर ml। इतना ज्यादा उसमें NaCl होता है, 2.8% बाय मास बहुत होता है। मतलब 100 ml वाटर में 2.8 ग्राम नमक। तभी तो सी वाटर थोड़ा सा भी मुंह में जाता है अपन को लगता है ओह ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा होता है। ये भी अपन आगे भी बताऊंगा, अभी भी अपन थोड़ा सा चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अपन बात कर रहे थे इनकी। अब एक बार ना अपन ये बात कर लेते हैं कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है। हीट ऑफ फॉर्मेशन तो मैं ये हीट्स ना, क्योंकि जैसे अपन ने यहाँ पर लिखे ये वर्ड के मतलब अगर अपन को मीनिंग अपन को पता होंगे तो और भी अच्छे से अपन लिख पाएंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये टर्म्स की बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से ये टर्म अपन ने यूज किए। हीट ऑफ फॉर्मेशन, the energy exchange when one mole energy exchange when one mole of any is formed compound is formed from its elements. One mole of any compound is formed from its element. मेरे ख्याल से मैंने आपको अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अपन दूसरा एग्जांपल लेंगे। वैसे उसका इक्वेशन वहां पर लिखा हुआ है, अपन एक और एग्जांपल लेंगे, थोड़ा ठीक ठाक एग्जांपल। पहले मैं मीनिंग टर्म्स बता दूं आपको, फिर उसके बाद अपन एक और एग्जांपल। तो अपन कहेंगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, मुझे ना फॉर्मेशन ऑफ H2SO, फॉर्मेशन ऑफ H2SO या मैं फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखना चाहता हूँ। पहले थोड़ा इजी, मतलब मेरा मतलब ये रहता है कि पहले आप थोड़ा इजी ही एग्जांपल रखो, फिर जितना चाहो लिखते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अपन क्या करेंगे भाई, देख मेरे पास कार्बन प्रेजेंट होगा, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मुझे CO2 मिलेगा। अब कार्बन सॉलिड है और ये गैस है, CO2 भी गैस है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका होता है 93.4 किलो कैलोरीज। क्या बोलेंगे अपन इसे, heat of formation. The energy liberated is this when 1 mole of CO2 is formed. इतनी एनर्जी लिबरेट होती है। तो डेल्टा एच अपन कहेंगे माइनस 93.4 किलो कैलोरीज पर मोल, इतना लिबरेट होगा 3.4 किलो कैलोरीज पर मोल।
ये एनर्जी लिबरेट होगी। मतलब जो एनर्जी लिबरेट होती है रिएक्शन में उसको अपन नेगेटिव, अगर लिबरेट हुआ तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, लिखा अपन। तो अपन कहेंगे भाई अगर ये इसके एलिमेंट थे हैं, अपन ऐसे नहीं लिख सकते कार्बन मोनोऑक्साइड को वो हाफ O2 से रिएक्ट करो फिर भी तो CO2 बनेगा, ऐसे लिख देते हैं। पर कहेंगे ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ये तो है। और आपने इसमें लिखा कि भाई वन मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट बनाओ, ये तो बनाओ लेकिन उसके एलिमेंट जो भी एटम इसमें इन्वॉल्व है उनके एलिमेंट से बनाओ कार्बन। और एलिमेंट में कभी डिफरेंट टाइप का एटम हो नहीं सकता, पहले भी बताया मैंने आपको। तो इसमें ये एलिमेंट नहीं है इसलिए अपन इस रिएक्शन को नहीं बता सकते, ये गलत है। रिएक्शन तो है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं। ठीक है। अब एक और बात है कि भाई कार्बन एलिमेंट है ऑक्सीजन एलिमेंट है, मुझे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, व्हाट इज एलोट्रोपिक? प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर, वो एलोट्रोपिक। तो अगर कोई एटम के एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन के तो बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, तो अगर कोई एलिमेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में है तो जो एलोट्रोपिक फॉर्म उसका सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा वही उसका एलिमेंट है। तो अब यहां पर अपन को क्या करना होगा, सॉलिड लिखने से काम नहीं चलेगा। मैंने जो वैल्यू लिखी हुई है ना वो उसका मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म मान के लिखा हुआ। तो अपन कहेंगे भाई देखो, सिंस कार्बन एटम एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म, सो its elemental form is, element will be the most stable allotrope। अब भाई देखो कार्बन डायमंड फॉर्म में भी होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट फॉर्म में भी हो, हेक्सागोनल शीट्स होता है, फुलरिन भी होता है, फुटबॉल शेप में होता है। तो फिर अपन कहेंगे भाई इसका एलोट्रोप क्या होता है, इन सब ये जो आप बता रहे हो फुलरिन डायमंड ग्रेफाइट का कार्बन ब्लैक का चार कोल टार सब बताओ आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलिमेंटल फॉर्म तो बताओ। थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिकली मतलब, थर्मो मतलब हीट एक्सचेंज, थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स एक्सचेंज, डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। इसका मतलब यहां पर आप सॉलिड तो ले रहे हो लेकिन ग्रेफाइट ले रहे हो, और जो मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है उसको ही जनरली अपन एलिमेंटल फॉर्म कहते हैं। ठीक है भाई, तो अपन क्या करेंगे अब,
एक बात अपन याद ही रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे ना थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट ना, इसको आप याद रख लो। वो अपन कहीं और लिख लो आप, या आप उसे याद रख लो, मार्जिन से ऊपर भी लिख सकते हैं अपन, कहीं और लिख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेबल फॉर्म, स्टेबल फॉर्म मैंने आपसे कहा था है? और दिवाली के बाद अपन ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, हाँ? ध्यान रखना। और वो एक्स्ट्रा क्लास होगा, वो रेगुलर क्लास नहीं होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। तो वो एक्स्ट्रा क्लास होगा, अपन ऐसे कुछ क्लास रखेंगे 3 आवर्स का क्लास आराम से, या पहले 1.5 आवर ऐसे छोटा रखेंगे, बाद में अपन तो वो मैंने बाकी दूसरे बैचेस को भी बोला है कि अपन ओसी शुरू करेंगे। तो ओसी अपन AC1 वाला बैच जो है ना, उन्हीं के साथ ही कर लेंगे, क्योंकि उनका भी बिल्कुल ओसी मतलब जो मुझे बताना है वही होता है। पहले मैंने बताया आपको, आपको सिर्फ फिजिकल में मेहनत करनी है। वो केमिकल बॉन्डिंग में भी यही होता है कि जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए, वही आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग। ओसी में जो मैं जैसे यहाँ बता रहा हूँ ना, जो मैं बताऊंगा वही है आपकी ओसी बस। उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना होता है, कुछ नहीं करना होता, कंसेप्ट होते हैं बस। तो और वो बिल्कुल बेसिक सी बताना होगा, तो उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कोई केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा रिलेशन होगा, इसलिए मैं केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ऊपर पढ़ रहे हैं। नहीं तो आज का क्लास अपना जाने वाला था, बस मैंने मैनेज कर रखा है कि मेरी क्लास हो जाए। इसलिए अपन क्लास कर लेते हैं, टच भी नहीं कर रहा लैपटॉप को कुछ भी, जो भी है जो हो जाने दो क्लास। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट ना, ऑफ एलिमेंट, है ना, ऑफ एलिमेंट। अपन क्या करेंगे एलिमेंट के लिए थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म? अगर कार्बन है तो ग्रेफाइट होगा, अगर सल्फर है तो रोम्बिक सल्फर होगा, अगर फास्फोरस है तो ब्लैक फास्फोरस होता है। ये इनके थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। अब अपन को लगेगा यार डायमंड तो बहुत हार्ड होता है, आप सुनो, ग्रेफाइट को ज्यादा स्टेबल बता रहे हैं। भाई हमने तो पढ़ा हुआ डायमंड बहुत हार्ड होता है और स्टेबल भी होना चाहिए, लेकिन मैंने डायमंड को भी 1 मोल ब्रेक करके देखा और ग्रेफाइट को भी 1 मोल ब्रेक करके देखा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ग्रेफाइट में थे, कार्बन कार्बन में। डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये पार्ट पर याद रखो, राइट। और ये इसके थर्मोडायनेमिक स्टेबल फॉर्म एंड एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म मतलब जो एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं अपन, कार्बन के लिए ग्रेफाइट, जिसको अपन एलिमेंट जैसे नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वैसे अपन एज्यूम करते हैं। सल्फर के लिए रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, ये ना इनके स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर, सल्फर भी डिफरेंट। अब अपन अभी नहीं पढ़ते हैं ना, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, अभी मत पढ़ाओ आप। अभी मतलब आप जब स्ट्रक्चर बताओगे हमें बता देना, लेकिन मैंने नाम बता दिया, ये अलग से सिर्फ इसके लिए लिखना पड़ा मुझे। फास्फोरस में थर्मोडायनेमिक स्टेबल सल्फर तो ब्लैक होता है, लेकिन फास्फोरस में अलग होता है। सल्फर तो रोम्बिक सल्फर होता है, कार्बन और सल्फर में जो एलिमेंटल फॉर्म है वही उसके थर्मोडायनेमिक स्टेबल फॉर्म है। लेकिन फास्फोरस में एक्चुअली एलिमेंटल फॉर्म वो होते हैं जिनसे हम उनको केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं एज अ एलिमेंट। ब्लैक फास्फोरस तो रिएक्ट नहीं करता इतना ज्यादा स्टेबल,
मतलब उसको अपन केमिकल रिएक्शन में भी यूज नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा स्टेबल है। किसको यूज करें? व्हाइट फॉस्फोरस, वो एलिमेंट जैसे केमिकल रिएक्शन में यूज होगा। तो ये अपन ने लिखा कि भाई थर्मोडायनेमिक स्टेबल का मतलब क्या होता है और एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या होता है, वो आपको पता चल गया। ठीक है, ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इस पार्ट से अपन को एक क्वेश्चन मिल जाए, मेन से एडवांस में बिल्कुल पूछते हैं वो, क्योंकि जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड में डायमंड ज्यादा स्टेबल है, और फास्फोरस में भी वो गलती कर देता है क्योंकि उनका एलिमेंटल फॉर्म और थर्मोडायनेमिक स्टेबल फॉर्म अलग अलग है। ये था अपने पास थर्मोडायनेमिकली, तो इसको ग्रेफाइट लिखना पड़ेगा अपन को, वो ध्यान रखेंगे अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए। अब मैं एक दूसरा लिखता हूँ एग्जाम। ठीक है, अभी स्कूल में भी थर्मोडायनेमिक्स शुरू होगा, थर्मोकेमिस्ट्री ना, उसमें यही सब होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, आधे से ज्यादा चैप्टर तो यही होता है, हीट्स बताओ, यही डिस्कस कर देता हूँ ना मैं, स्कूल में भी काम आएगा। ठीक है, दूसरा अपन लिख लेता है फॉर्मेशन ऑफ H2SO। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें ना अपन ऐसे लिख लेंगे, भाई अगर मुझे H2SO4 बनाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, तो अपन कहेंगे इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, अपन कहेंगे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन ले लेंगे। सल्फर दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन तो H2 जैसे एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन तो O2 जैसे एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 जैसे एग्जिस्ट करता है। वो अपन लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको ये लिखना कंपलसरी होगा। अभी पढ़ा ना बनना, अगर कोई एलिमेंट एलोट्रोपी में एलोट्रोपी शो करता है तो फिर उसका मुझे मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म लिखना पड़ेगा। आर मतलब रोम्बिक सल्फर। तो अब H2SO4 बनाओ, दिस इज इन गैसियस स्टेट, दिस इज इन सॉलिड स्टेट, रोम्बिक सल्फर, इट इज इन गैसियस स्टेट। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि मुझे उसको राइट ना, तो यहां पर अपन लिखेंगे जब ये बनेगा तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन विल बी नेगेटिव, ये बन जाएगा भाई। तो इस टाइप से अपन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे। लेकिन अपन को एक बात पता है, आप यहाँ इसे पहले H में कन्वर्ट करोगे, फिर H प्लस आइन में कन्वर्ट करोगे, सल्फर को S में कन्वर्ट करोगे, फिर S -2 में कन्वर्ट करोगे, O को O2 में O में कन्वर्ट करोगे, -2 में कन्वर्ट करोगे। मतलब जैसे अपन ने बॉर्न हेबर साइकिल लिखा है ऐसे सभी कंपाउंड के लिए लिखना होता है। अपन ने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl पढ़ा, इस टाइप से अपन को सभी को लिखना होता है। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब मेरे पास एक एग्जांपल ऐसे है, Fe प्लस O2 को मैं रिएक्ट करके Fe2O3 बना देता हूं ऐसे, और यहां पर बैलेंस कर देता हूं मैं इसको। मेरे ख्याल से बैलेंस कर, इसमें x किलोजूल एनर्जी लिबरेट होता है, x किलोजूल एनर्जी लिबरेट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू -6 किलोजूल, -6 किलोजूल। क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ? तुमको आंसर यस और नो में देना है बस, कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। आंसर आपको यस और नो में देना है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इज एक -6 किलोजूल? बोलो भाई, वो जाग भी रहे हो सो रहे हो?
यस सर। तो मेरे पास एक आंसर आया, उसमें माइनस एक सेकंड, दूसरा भी आंसर आया, उसमें भी यस सर है, यस सर है, वेरी गुड। मतलब ऐसे इंटरेक्शन तो रखो ही थोड़ा, और वैसे भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बोल ही देना है बिल्कुल। चलो, बहुत सारे आंसर आ गए अपने पास। तो अपन कहेंगे इसको आप डेल्टा, जो एक्स लिबरेट हुआ ना, उसको आप डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन नहीं लिख सकते। पता क्यों नहीं लिख सकते? आपने ये लिखा, क्या लिखा था आपने डेफिनेशन? कितने मोल्स बना रहे हैं आप यहाँ पर? 2 मोल्स। मतलब ये एनर्जी लिबरेटेड किसके लिए है? 2 मोल्स के लिए। तो फिर ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन मुझे अगर लिखना है तो ऐसे करना पड़ेगा। भाई आपको 1 मोल में जितनी एनर्जी लिबरेट होगी अपन को वो बताएंगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखेंगे तो अपन बता सकते। दैट इज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। अभी मेरे ख्याल से और कोई गलती नहीं करेंगे अपन, इसके अलावा अपन को ऐसे नहीं चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी बताने की जरूरत नहीं, बॉन्ड एनर्जी बताने की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताने की जरूरत नहीं, लैटिस एनर्जी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। वैसे लैटिस एनर्जी भी बताने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ बताना है आपको बॉन्ड एनर्जी। मैं दूसरा लिखूंगा, बॉन्ड एनर्जी लिखता हूँ, ठीक है ना? तो अदर टर्म इज बॉन्ड एनर्जी। मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, अपन को डेफिनेशन में क्या करना है, और यहाँ कोई गलती थोड़ी की थी आपने। भाई थोड़ा सा आपको ये डेफिनेशन पे, मतलब कई बार क्या होता है जब आपसे कुछ पूछे जाए ना, तो बेसिक डेफिनेशन पे जाया करो। अपन को बेसिक डेफिनेशन में जरूर आंसर मिलेगा। दूसरा टर्म अपन बॉन्ड एनर्जी पढ़ने वाले हैं। पता, बॉन्ड एनर्जी को बीई लिखने वाला, उसमें क्या है लिख लेंगे अपन को। और दूसरा मैं यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिखने वाला, मैं यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिखने वाला, ठीक है ना? सो इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे लिख देते हैं, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन। तो अपन कहेंगे बताओ भाई, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और फिर अपन चेक कर लेते हैं। भाई बॉन्ड एनर्जी का मतलब हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? दैट इज आल्सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। दोनों को अलग अलग क्यों बताया? तो अपन कहेंगे जैसे बॉन्ड एनर्जी होता है, मैं पहले एक पर लिख भी देता हूं, बॉन्ड एनर्जी signifies the average energy required to break all the bonds of the molecule. To break all bonds in molecule. मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स हैं ना, वो सारे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी signifies the energy required to break a single bond. A single energy required to break a single bond. That is called bond dissociation. अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर ये ऐसे बताना है तो बता देते हैं, कोई बात नहीं, आप एग्जांपल दे दो मुझे, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं फॉर वाटर मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल लेता हूं।
अगर मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है तो वो तो ऐसे होता है, हम सबको पता है H2 मॉलिक्यूल ऐसे होता है। मैं इसके बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, तो इधर मैं क्या बनाता हूं, एक बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो एक H बना, एक OH बना। फिर मैंने क्या किया, OH के बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इससे फिर एक H बना और एक O बना। तो ओवरऑल मैं क्या लिखूंगा, मैंने HOH था, इससे दो H बना लिए और एक O बना लिया। तो यहां पर जो एनर्जी यूज होता है दैट इज इक्वल टू दैट इज एनर्जी यूज होता है 110। ठीक है, और किलो जूल पर मोल। और यहां पर जो एनर्जी यूज होगा डेल्टा H2 दैट इज अराउंड 120 किलो पर मोल। तो अपन क्या करेंगे, ये जो डेल्टा H1 लिखा ना आपने, डेल्टा H, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब आपने एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड की वो, और यहां पर अपने पास है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2, अपन इसको BDE2 कर देते हैं, ये एनर्जी यूज। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, तो फिर बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ, तो अपन कहेंगे अगर आप डेल्टा H कैलकुलेट करना चाहते हो बॉन्ड एनर्जी, तो दोनों का एवरेज ले लो, BDE1 प्लस डेल्टा H ऑफ BDE2 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी, ये है भाई। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर को समझ में आ गया भाई करना क्या है। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में बिल्कुल डिफरेंस पता चल गया, बट फॉर मॉलिक्यूल लाइक HCl, Cl2, H2, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक ही बॉन्ड। अब उसको आप बॉन्ड एनर्जी बोल दो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड एक है ना। अगर एक से ज्यादा होते तो बॉन्ड डिसोसिएशन पर डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें तो बॉन्ड ही है। अब उसी बॉन्ड को चाहे आप बॉन्ड एनर्जी बोल दो या बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बोल दो, इसलिए अपन ज्यादा डिफरेंस के उसमें नहीं पड़ते कि यार ठीक है ना, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दोनों टर्म्स अलग अलग है, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे तो अपन कहेंगे एवरेज बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बोलेंगे तो अपन कहेंगे दैट इज डिफरेंट, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के। सो मॉलिक्यूल्स लाइक 10 HCl, H2, Cl2, O2 etc will have same value for bond energy and bond dissociation energy। अब इनके केस में तो सेम ही रहेगा, वो डिफरेंट कैसे होगा, वो तो डिफरेंट नहीं। चलो हमें वो भी समझ में आ गया। अब वापस अपन इधर आते हैं, क्योंकि मुझे सब्लिमेशन सब्लिमेशन एनर्जी बतानी सर है। ऑक्सीजन में दो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ना, तो ऑक्सीजन है ना बेटा, फिर वो दो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होना चाहिए ना, क्योंकि दो बॉन्ड। हाँ तो थे ना, तभी तो दो आए। नहीं सर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। अच्छा डबल बॉन्ड होता है, नहीं नहीं वो एक ही आएगा, उसमें ये नहीं आएगा कि आप कह रहे हो कि वो ऐसे होता है तो पहले एक इसको ब्रेक करने के लिए दूसरा इसको ब्रेक करने के लिए, वैसे नहीं आएगा।
पर जब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एटम बनना चाहिए। सिर्फ इसको ब्रेक करेंगे तो एटम थोड़ी बनेगा, अभी भी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, बस आइंस बन जाए, आइंस जैसे बन जाएगा, तो एटम नहीं बनाना। बॉन्ड डिसोसिएट होगा मतलब पूरा बॉन्ड डिसोसिएट, तोड़ दिया हमने उसे, खत्म, अलग अलग हो गए एटम वहां से, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो अब इनको पता चल गया कि ठीक है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में मुझे डिफरेंस पता चल गया, और अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो आप कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता। एक और पढ़ लेते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। अगर अपन सब्लिमेशन एनर्जी की बात करेंगे तो सब्लिमाइज करने के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास सॉलिड है, सीधा गैस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड से गैस, विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो अपन कहेंगे ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, अब एंडोथर्मिक तो हो गई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड, मतलब अपने पास जो भी सॉलिड गिवन होगा ना, 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड into its gaseous state, into the gaseous state, when heated above its boiling point। तो अब इन्हें ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, आइस है, आइस को हीट करते हैं 120 डिग्री से ऊपर, क्या होगा, कोई मेल्ट होगा तो लिक्विड में तो कन्वर्ट हो नहीं पाएगा, सीधा वेपर्स में चला जाएगा। मतलब अपन एक गैस पे एक पैन रखे, उसको अच्छा गर्म होने देते हैं, और उसके गर्म होने के बाद जब 120 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाए, उस पर आइस रख दो आप, सीधा गैसियस स्टेट में जाएगा। 100 से कम होता तो अपन को लिक्विड मिलता, फिर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आता। अभी तो अपन कहेंगे अगर आइस है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हीट कर रहे हो, सीधा गैसियस स्टेट में जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सब्लिमेशन। तो H2O मेरे पास आइस के फॉर्म में है, इसको मैं टेम्परेचर ग्रेटर देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करता हूं, तो ये सीधा H2O वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में नहीं जाएगा, किसी भी सॉलिड के साथ कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, उस सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट से अबव पॉइंट पे उसको हीट करना है, तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है दैट इज कॉल्ड इट्स है ना, सब्लिमेशन एनर्जी। मैंने आपको सारे टर्म्स बता दिए, अब मैं इसको भी हटाता हूं, और अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। ये आपके सामने बॉर्नेबर साइकिल है, और उसकी सारा एनर्जी एक्सचेंज पता है आपको। आपको पता है सब्लिमेशन इट इज एंडोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड। आयनाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू आयंस। बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जनरली एक्सोथर्मिक होता है, बट इन फ्यू केसेस इट कैन बी एंडोथर्मिक आल्सो, बट यू नो दैट वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। और लेटिस एनर्जी भी अपन को पता है क्या होता है, the energy liberated when the gaseous ions combines to form a molecule is called lattice energy। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अब मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूं। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मतलब आपको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बताना है,
तो मैं एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ Al2O3, एक्सक्यूज मी, व्हेन अपन को गिवन है, ऐसे पर लिख दें डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन of Al is equal to x किलोजूल पर मोल क्या बात है, तो बंद है तो लिखेंगे x किलोजूल पर मोल delta H of ionization of Al to Al3 plus Al to Al3 plus, that is y kilojoules per mole. Delta H of bond energy, इसमें bond energy लिखा होगा, bond energy of अब ये वैल्यूज ना डेल्टा एच को मैं हटा लाता हूँ, तुम खुद अपने आप लिखोगे, मैं तो आयनाइजेशन एनर्जी लिख रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और मेरे लिए अच्छा हो जाएगा आपसे पूछने के लिए, Z किलोजूल पर मोल, फिर इलेक्ट्रॉन गिविंग, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं दैट इज m किलोजूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन लिखा मैंने, और लैटिस एनर्जी ऑफ Al3 plus and O minus 2 is equal to P किलोजूल पर मोल। चलो भाई, इसमें अपन आप बनाओगे या मैं बनाऊं? मैंने आपसे कहा है कि मुझे Al चाहिए और O2 के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बनाना है, और इसके लिए अपन को डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन लिखना है। तो पहले में Al सॉलिड होता है, ये गैस होता है, पहले मैं इसको बैलेंस भी कर सकता हूं, ऐसे इसको 3/2 कर देता हूं, क्योंकि ये 1 मोल ही रहे ना, उनको पता है 1 मोल फॉर्म करना होता है, और ये 2 मोल्स होगा, तो 3 ऑक्सीजन एटम हो गए, 3/2 मतलब 1.5 इंटू 2 3 हो जाएंगे। तो पहले Al को Al में कन्वर्ट करते हैं, फिर Al को Al+3 में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को O में कन्वर्ट करते हैं, O से O-2 में कन्वर्ट करते हैं, दोनों को कंबाइन करके इधर लैटिस एनर्जी। तो जरा डेल्टा एच लिख के बताओ तुम कैसे करोगे, कोशिश करो लिखने की, तो मैं तो बताऊंगा।
हो गया। ऐसे लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से लिखा होगा तुमने। तो क्या लिखेंगे? अगर ये डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन है, डेल्टा H1 कर लेते हैं, इसको डेल्टा H2 कर लेते हैं, इसको डेल्टा H3 कर लेते हैं, इसको डेल्टा H4 कर लेते हैं और ये डेल्टा H5 करते हैं। तो मैं कहूंगा देखो भाई, जैसे आप सम करते हो ना, मैं तो ऐसे लिखूंगा, डेल्टा H of formation is equal to डेल्टा H1 plus डेल्टा H2 plus डेल्टा H3 plus डेल्टा H4 plus डेल्टा H5। नो डाउट आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा H of sublimation, आयनाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, लाइक दैट आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैंने लिखी। अपन को क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि अगर 1 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड से 1 मोल एल्यूमिनियम गैस बनाते हैं तो x किलो जूल यूज होता है, और अपन को इसमें क्या करना है, 2 मोल्स, ये 2 मोल्स लेना होगा। तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 2x। अब मैं इसको प्लस, अब इधर अगर एक एल्यूमिनियम को एक एल्यूमिनियम 3 प्लस में कन्वर्ट करेंगे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, y। तो यहाँ पर मुझे 2y लिखना पड़ेगा, 2 मोल्स के लिए डबल हो जाएगा ना। तो इधर Al2O3 में अपन को 2 चाहिए था ना एल्यूमिनियम, तो 2 एल्यूमिनियम को आयनाइज करो प्लस। अब बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। तो देखो भाई, डेल्टा H में ना एक ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए मुझे Z किलो जूल्स यूज करना होता है 1 मोल ऑक्सीजन को। अपन को कितने मोल्स यूज करने थे, 3/2, लिख दो 3/2। डेल्टा H एक ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ना ऑफ ऑक्सीजन इज Z, तो क्या लिखो, M लिख देते। कितने ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए मुझे यहाँ पर, 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन, तो मुझे यहाँ पर 3 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेना पड़ेगा, 3 है। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके लैटिस एनर्जी उधर जाएगा, कितना है लैटिस एनर्जी, P। तो मैं P लिख लेता हूं। P में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि जब गैसियस आयंस कंबाइन करेंगे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं। अब अपन क्या करेंगे,
इसके लिए जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है ना, दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब है ये सारा का सारा जो सम होगा दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो या तो आपने सारे प्लस लिखे हुए हैं, माइनस किसको लिखूं? किसको लिखे अपन माइनस? तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये एंडोथर्मिक होगा, ये एंडोथर्मिक होगा, ये एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि यहां तक तो अपन को कोई प्रॉब्लम। डेल्टा एच फोर एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, ये बताना है। बताओ भाई, ये तुमको बताना है, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। तो अपन कहेंगे इस केस में ये एंडोथर्मिक। एक्सो इस केस में क्यों? अरे आपने बताया था ना, कितने बार तो चिल्ला के बताते रहते हो। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो एक्सोथर्मिक है ऑक्सीजन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी में भी ऐड करो वो इतना ज्यादा एंडोथर्मिक होता है कि इसको भी डोमिनेट करके ओवरऑल प्रोसेस क्या आ जाता है, एंडो हो जाएगा। बताया ना अपन ने कई बार, उसमें गलती नहीं करनी चाहिए अपन को। मैं तुमसे वो चीजें पूछता ही नहीं जो मैंने नहीं बताई, वो तो पूछूंगा ना जो बताया आपका। तो अपन क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव, लैटिस एनर्जी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती अगर गैसियस आयंस कंबाइन करें, मतलब ये नेगेटिव। और इतना ज्यादा नेगेटिव इन सबको डोमिनेट करेगा। इतना ज्यादा नेगेटिव कि इन सबको डोमिनेट करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे कौन से रिएक्शन है जिनमें डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो है ना, दैट इज पॉजिटिव फॉर O2 से O3 बनाएंगे, H2 प्लस I2 से HI बनाएंगे, और थर्ड रिएक्शन N2 प्लस O2 से ट्वाइस ऑफ NO बनाएंगे। ये एंडोथर्मिक होते हैं, बाकी कोई एंडोथर्मिक नहीं होंगे। बाकी मतलब होते नहीं है, बाकी सब एक्सोथर्मिक होते हैं। वो तीन रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। तो ये आपका formation of ionic compounds. How the ionic compounds are formed? By Bonneberg. So this is about the ionic compounds, formation of ionic compound. Ionic compound will have high melting and boiling point. That depends on the ionic nature of the compound. वो मैं discuss करूँगा आपको. उसमें भी melting point को अपन को जरूरत नहीं है. Solubility in water will be the main part. वो अपन ने देख लिया. And they will conduct ionic compound electricity conduct करेंगे molten state में और aqueous state में. वो बताने की जरूरत है. They will conduct the electricity in molten state and aqueous state. This is your ionic compounds. Now we'll write the covalent bonds. Covalent bond. अब जैसे अपन आयनिक बॉन्डिंग को पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्डिंग में ज्यादा नहीं होता, आयनिक बॉन्डिंग में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड बहुत सारे पढ़ने होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, कल अपन वापस पढ़ेंगे इसमें। आज यहीं रुक जाते हैं, कल अपन कोवेलेंट बॉन्डिंग पे शुरू करेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में काफी कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो आज अपन यहीं रुकेंगे। अब
ये बताओ तुम लोग के स्कूल में, मुझे थोड़ा सा तुम लोगों से बात करनी है, अपन ये मतलब स्टॉप कर लेते हैं।